तो आज हम मैथ्स का पहला लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और इसमें हम वेक्टर्स नाम का एक चैप्टर है जो 7 मास का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे बोर्ड में। तो ये 7 मार्क के लिए हम ये स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स। तो आप लोग जो है 11 से जानते ही हैं कि वेक्टर्स किसे कहते हैं। तो फिज़िकल क्वांटिटी जो होती है, फिज़िकल क्वांटिटी, तो इसको हमने 2 जमातों में तकसीम किया है। इसकी 2 किस्में हैं। एक को बोलते हैं हम स्केलर और दूसरे को बोलते हैं हम वेक्टर। क्या फ़र्क है ये भी आप लोग जानते हैं कि स्केलर वो तबई मिक़दार है, वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को हम कद्र बोलते हैं। तो कद्र होती है, सिमत नहीं होती। कद्र होती है, सिमत नहीं होती, तो उस तबई मिक़दार को हम स्केलर बोलते हैं। ठीक है। दूसरी जो किस्म है तबई मिक़दार की वो है वेक्टर। तो जाहिर बात है कि वेक्टर वो तबई मिक़दार है जिसकी कद्र भी होती है और सिमत भी होती है, तो उसको बोला जाता है वेक्टर। तो हमारा जो है पहला पॉइंट था फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। लिख के रखो, फिज़िकल क्वांटिटी एंड इट्स टाइप। तो फिज़िकल क्वांटिटी 2 टाइप की होती है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर वो फिज़िकल क्वांटिटी है जिसको समझाने के लिए, जिसको डिस्क्राइब करने के लिए, जिसको एक्सप्लेन करने के लिए हमको सिर्फ कद्र की ज़रूरत पड़ती है, सिमत की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उसको कहा जाता है स्केलर। ठीक है। फिर उसके बाद में दूसरी मिक़दार है हमारी फिज़िकल क्वांटिटी, दूसरी किस्म है जिसको हम वेक्टर बोलते हैं। ठीक है। तो वेक्टर वो तबई मिक़दार है जिसको समझाने के लिए या जिसको एक्सप्लेन करने के लिए या जिसको बयान करने के लिए कद्र और सिमत दोनों की ज़रूरत पड़ती है, उसको बोला जाता है, बोलो, वेक्टर। करेक्ट। चलो अब हमारा दूसरा पॉइंट, हम ये चैप्टर में स्केलर को नहीं पढ़ने वाले हैं, हम इस चैप्टर में वेक्टर को पढ़ने वाले हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही हो सकता है कि भाई वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर का इजहार कैसे करते हैं। तो नेचुरल बात है कि वेक्टर में 2 चीज़ें हैं, एक कद्र है और एक सिमत है। तो याद रखो, लिखो, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट ए वेक्टर, रिप्रेजेंट हाँ वेक्टर। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे अभी क्या मतलब हो इसका। तो एक लाइन सेगमेंट बनाया मैंने आपके लिए, ये हो गई एक लाइन सेगमेंट, ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। अब बोला गया है ए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, तो हम यहाँ पर अगर डायरेक्शन भी जाहिर कर दिए इस फिगर में, तो ये हो गया हमारा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट ए वेक्टर। क्लियर। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ये दिख रही है आपको, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे हम ए बी बार, ए बी बार। तो ये हो गया हमारा वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। अब यहाँ पर गौर से देखें हम तो पता ही चलता है कि जब लाइन सेगमेंट बनाई जाती है तो ये 2 पॉइंट दिखते हैं हमको। एक को बोलेंगे हम इनिशियल पॉइंट और एक को बोलेंगे हम टर्मिनल पॉइंट। तो दिस इज आवर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज आवर टर्मिनल पॉइंट, बी इज द टर्मिनल पॉइंट। तो हमारा वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, तो वेक्टर का डायरेक्शन है फ्रॉम ए टू बी। ठीक है। अब इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स द लेंथ ऑफ द सेगमेंट, लेंथ ऑफ द सेगमेंट। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी बार इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ए बी। और इसको जो है हम अपने डिस्कशन में जो है इसको लिखेंगे ए बी बार मॉड ऑफ ए बी। ठीक है। तो हमको ये 2 चीज़ क्लियर हो गई कि भाई किसी वेक्टर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसके लिए हम
दो लेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट। एक है इनिशियल पॉइंट, एक है टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। एक है इनिशियल पॉइंट, एक है टर्मिनल पॉइंट, और इसके मैग्नीट्यूड को डिनोट करेंगे इससे। और डायरेक्शन को कैसे लिखेंगे हम, तो फिगर में हमको दिख ही रहा है कि डायरेक्शन जो है वो ए से बी की तरफ है, ए से बी। तो डायरेक्शन इज इक्वल टू ए टू बी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था हमारा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर, हाउ वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर। अब देखो कि अगर ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट गिवन नहीं है, ठीक है, हमको एक लाइन दे दिया है, तो ये लाइन को अगर हम डायरेक्टेड बना दिए तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्मॉल ए बार से, ठीक है। तो इफ टर्मिनल एंड इनिशियल पॉइंट्स आर नॉट गिवन, ठीक है, इन दैट केस वी कैन रिप्रेजेंट ए वेक्टर विथ स्मॉल लेटर, विथ स्मॉल लेटर। क्लियर हो गए, आगे बढ़े हम। तो अब हमारा तीसरा पॉइंट है कि हम जो है इसमें कुछ वेक्टर्स के टाइप को पढ़ लेते हैं। तो हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो बहुत सारे टाइप है, धीरे धीरे हम अपने चैप्टर में जो है बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं पहला ज़ीरो वेक्टर, ज़ीरो वेक्टर। अब जैसे कि इसका नाम है, आप बता ही सकते हैं कि भाई ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो। लिखते जाओ आप लोग कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड ज़ीरो हो उसको बोलते हैं ज़ीरो वेक्टर, और इसको डिनोट करते हैं ज़ीरो बार से, ज़ीरो बार से। क्लियर। नंबर 2 यूनिट वेक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमारा ज़्यादातर एक्सरसाइज में आप देखोगे कि ये यूनिट वेक्टर्स पर प्रॉब्लम ज़्यादा रहते हैं। तो यूनिट वेक्टर, अब देखो नाम ही है यूनिट, यूनिट मीन्स वन, ठीक है। तो ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज वन या ए वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड वन इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए कैप। बहुत ध्यान से देखो बच्चों कि यूनिट वेक्टर को अगर हमने बोल दिया कि ए इज ए यूनिट वेक्टर तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे हम ए कैप से, ए कैप से। अब यहाँ पर आकर आप लोग जो है यूनिट वेक्टर पढ़ लिए, ज़ीरो वेक्टर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे तीसरा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर्स। बहुत से इसको पैरेलल वेक्टर्स भी बोलते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। तो कोलिनियर वेक्टर, को सेम, लीनियर ऑन द सेम लाइन इज कॉल्ड कोलिनियर वेक्टर। कि अगर दो वेक्टर है आपके पास और वो एक ही लाइन में हैं तो हम बोलेंगे उसको कोलिनियर वेक्टर। क्या बोलेंगे? कोलिनियर। तो लेट अस सी द डायग्राम। डायग्राम से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि कोलिनियर वेक्टर। तो सपोज करो ये एक लाइन है, ये लाइन पर मैंने एक वेक्टर फॉर्म किया, ये वेक्टर है ए, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए। इसी लाइन पर एक वेक्टर और फॉर्म कर लिया मैंने, इट इज़ ए वेक्टर बी। ठीक है, तो हम बेझिझक कह सकते हैं कि वेक्टर ए एज वेल एज वेक्टर बी आर ऑन द सेम लाइन, सो दे आर कोलिनियर, दे आर कोलिनियर। अब देखो कि अगर मैंने एक वेक्टर ए बनाया, एक वेक्टर उसके पैरेलल में बी बनाया, तो हम ये दोनों को भी कोलिनियर वेक्टर्स बोलते हैं। तो कोलिनियर वेक्टर्स की डेफिनेशन क्या हुई, तारीफ क्या हुई? तो लिखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, कोलिनियर if they lies on the same line or parallel to each other, parallel to each other is called
कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। ओके, नाउ नंबर 4th पॉइंट जो हम इस चैप्टर में, देखो ये जो पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं, ये इसको थोड़ा अच्छे से देखो। अगर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, तो हमको कमेंट करो, हम जो है फिर से इसको एक्सप्लेन करेंगे। क्यों? क्योंकि जो है ज़्यादातर हमारे जो प्रॉब्लम्स रहेंगे, वो प्रॉब्लम्स में हमको ये सब कंसेप्ट्स को यूज़ करना पड़ता है। इसके लिए जो है ये कंसेप्ट, नोबडी गोइंग टू आस्क द डेफिनेशन ऑफ जीरो वेक्टर, द डेफिनेशन ऑफ यूनिट वेक्टर, द डेफिनेशन ऑफ कोलिनियर वेक्टर, कोई आपसे पूछने नहीं जाएगा। लेकिन ये कंसेप्ट को हम अपनी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में जो है यूज़ करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि आपको ये तमाम चीज़ें जो है याद रहना चाहिए, ताकि हम जब प्रॉब्लम्स की तरफ जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम करने में कोई तकलीफ़ ना हो। ओके, हाँ, नंबर 4 कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स। हाँ, तो यहाँ पर कोलिनियर वेक्टर में देखिए आप कि अगर मैंने एक वेक्टर ये बनाया, एक वेक्टर ये बनाया, अब ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं और दोनों की डायरेक्शन भी सेम है, तो इसको बोला जाता है लाइक वेक्टर्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है दो डेफिनेशन और बना लेते हैं। एक बनाते हैं लाइक वेक्टर, लाइक वेक्टर्स, ठीक है। तो टू कोलिनियर वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक, टू कोलिनियर और टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक इफ देयर डायरेक्शंस आर सेम, देयर डायरेक्शंस आर सेम। तो ये हो गया ए, ये हो गया बी। देखो फिगर भी बनाते जाना वहाँ पर डेफिनेशन के बाजू में और लिखते भी जाओ कि ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स, ए एंड बी आर लाइक वेक्टर्स। क्लियर? अब देखो कि मैंने दो वेक्टर बनाया, मेरा नेक्स्ट फिगर ये ए है और ये बी है। बोलो क्या देख रहे हैं आप? कि पहले तो ये देख रहे हैं आप कि दोनों पैरेलल है, दोनों मुतवाजी है। दूसरा ये देख रहे हैं कि उनकी डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट है। तो दीज आर कोलिनियर वेक्टर, दीज आर पैरेलल वेक्टर, ठीक है, एंड दीज आर अनलाइक वेक्टर्स बिकॉज डायरेक्शन इज डिफरेंट। ठीक है, तो लिखो टू पैरेलल वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर, अनलाइक वेक्टर्स, टू पैरेलल वेक्टर्स या टू कोलिनियर वेक्टर्स, जो भी लिखना है आपको। तो टू पैरेलल वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन। चलिए मिटाए। हाँ, तो इसको मैं अब मिटा रहा हूँ। हमारा पॉइंट चल रहा है चौथा पॉइंट। तो चौथे पॉइंट में हम डील करेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स को। ठीक है, कोप्लेनर का मतलब कि इन द सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। अब देखो प्लेन किसको बोलते हैं, आप बस इतना समझ के रखो कि ये हमारा बोर्ड जो है ये एक प्लेन है। एक क्या है? ये प्लेन। ठीक है, हमारा रूम जो है, तो रूम का जो टाइल्स है ये हमारा प्लेन है। तो प्लेन में अगर एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर आपको नज़र आ रहे हैं तो ये समझ लेना कि वो वेक्टर क्या हैं? कोप्लेनर वेक्टर्स। ठीक है, तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर, पहले नोट लिखते हैं हम, उसके बाद में कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन नहीं लिखी आप लोगों ने। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा कोप्लेनर वेक्टर्स। तो लिखो द वेक्टर्स विच लाई इन द सेम प्लेन, the vectors which lie in the same plane is called coplanar vectors, coplanar vectors। कोप्लेनर वेक्टर्स। देखो
हाँ, यहाँ पर हम अब नोट लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। ठीक है, ये नोट याद रखना आपकी। आपको अगर दो वेक्टर दे रहा है, ठीक है, और आपसे पूछ रहा है वो कि ये दोनों कोप्लेनर है कि नहीं है, तो ये एक फनी टाइप का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्योंकि कोई इसके कोई मतलब वो नहीं है, कोई बेस नहीं है इसका। ठीक है, क्योंकि हमने ये पॉइंट को पढ़ लिया कि टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर। क्लियर? अब हमारा नेक्स्ट हेडिंग है अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। हाँ, कर देना, बाद में कर लेते क्या बीच? वो मिटा देना, वो बोलो। हाँ, अब नाउ हम पढ़ते हैं इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, सपोज करो कि हमारे पास दो वेक्टर है, एक ए बी है और एक पी क्यू है। ये दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? ये दो वेक्टर के बीच में मैं इक्वल का साइन कब डालूंगा, ठीक है, वो आपको बताना है। तो याद रखो कि टू वेक्टर्स आर इक्वल, नंबर वन, इफ देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। पहली कंडीशन कि देयर मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। तो दो वेक्टर इक्वल कब होंगे? जब ये दो कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि उनकी कद्र, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम। नंबर टू, देयर डायरेक्शन, इफ देयर डायरेक्शन आर सेम। तो ये दो कंडीशन अगर कहीं हमको दो वेक्टर में मिल गई तो वो दोनों वेक्टर हो जाएंगे इक्वल वेक्टर्स। ठीक है, अब इसका कन्वर्स देखो कि अगर आपको प्रॉब्लम में गिवन है कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू एंड डायरेक्शन ऑफ ए बी इज डायरेक्शन ऑफ पी क्यू। इसको देखो, ये वाली चीज़ को एक अलग लफ्ज़ों में जो है हम ये भी लिख सकते हैं कि इफ दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल, दे आर पैरेलल। ओके, तो ये हो गया इक्वल वेक्टर्स। अब इक्वल वेक्टर्स बार बार आएंगे हमारे पास, तो जब इक्वल वेक्टर्स आएंगे तो हम जो है या तो उनके मैग्नीट्यूड को सेम करेंगे और उनकी डायरेक्शन को, या वो दोनों एक दूसरे के क्या रहेंगे, पैरेलल। ठीक है, चलो अब हेडिंग डालो, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर। अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। चलो पहला पॉइंट नंबर 1, स्केलर मल्टीपल। स्केलर बोलो, मल्टीपल। यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि स्केलर जब भी हम बोलते हैं तो इससे मुराद, हमारी मुराद जो होती है वो कांस्टेंट होती है। कांस्टेंट, स्केलर मीन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब सपोज करो कि मैंने लिखा एक वेक्टर, सपोज करो एक वेक्टर ए है और m एक स्केलर है, m इज ए स्केलर। ठीक है, तो देन m इंटू ए इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ a। m a इज इक्वल टू m a इज कॉल्ड स्केलर मल्टीपल ऑफ a। अब बताओ आप लोग कि मैंने लिखा b इज इक्वल टू 4a, मैंने लिखा c इज इक्वल टू -3b, मैंने लिखा d इज इक्वल टू 1/4c। तो ये पूरे ये जो सेंटेंस लिखा हूँ मैंने ये,
ठीक है, ये जो एक्सप्रेशंस लिखूँ मैं, तो ये एक्सप्रेशन का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि B इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ A, B इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ A। इसका मतलब क्या हुआ कि C इज ए स्केलर मल्टीपल ऑफ B, और D इज इक्वल टू का क्या मतलब हुआ इसका? स्केलर मल्टीपल ऑफ C। ठीक है, तो अब इसकी हम डेफिनेशन क्या लिखेंगे स्केलर मल्टीपल के? क्या लिखो, इफ A be a vector and K be any scalar, then K A bar is called scalar multiple of A, scalar multiple of A। चलो अब इसमें हम 3 केस देख लेते हैं कि केस नंबर 1 K इज ग्रेटर देन 0, केस नंबर 2 K इज लेस देन 0, केस नंबर 3 K इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये K का वैल्यू। तो देखो फॉर एग्जांपल मैंने बोला A इज इक्वल टू 4 इंटू B, तो मैंने K का वैल्यू क्या रखा है यहाँ पर 4, और 4 जो है वो 0 से बड़ा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया A इज इक्वल टू -3 ऑफ B बार, A बार इज इक्वल टू -3 B बार, करेक्ट। तो ये जो है कुछ भी लेना, A इज इक्वल टू -3 B बार। ठीक है, अब जब K का वैल्यू मैं 0 लूँगा तो A इज इक्वल टू K का वैल्यू 0 लिया मैंने इंटू B। अब हम जानते हैं कि इसका 0 आएगा, मतलब इससे एक 0 वेक्टर फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? 0 वेक्टर। तो अब इसका मतलब क्या हुआ वो हम समझेंगे। अब बोलो A इज इक्वल टू 4B, A इज इक्वल टू 4B का मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B। एक है ना, इक्वलिटी है, अरे 2 वेक्टर्स इक्वल है, तो इसका मतलब होता है कि इनके मैग्नीट्यूड और इनकी डायरेक्शन सेम होंगी। तो A इज इक्वल टू 4B, तो इसका मतलब क्या हुआ जल्दी बोलो। पहला मतलब क्या हुआ इसका कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इज 4 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B। क्लियर हुआ यह पॉइंट? ठीक है, अब बोलो कि यहाँ पर पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम है। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑफ A इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ B। अब देखो, अब इसको देखो तो इससे पता, देखो ये जो निगेटिव साइन है सिर्फ ये बता रहा है हमको कि A और B एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में। हमने अभी देखे, ठीक है, कि वेक्टर जो है अपोजिट डायरेक्शन में कब होते हैं। तो A इज इक्वल टू -3B का मतलब क्या हुआ? तो लिखेंगे हम पहला पॉइंट कि मॉड A इज 3 टाइम्स मॉड B, इज 3 टाइम्स मॉड B। ठीक है, क्योंकि मॉड जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड का ये साइन से कोई लेना देना नहीं है। ये साइन जो है सिर्फ इसलिए है, ये डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा कि ये वेक्टर की डायरेक्शन अगर नॉर्थ में है तो इसकी काय में होंगी, साउथ में होंगी, बस इतना ही है इसका। तो बोलो क्या लिखोगे यहाँ पे, यहाँ पे क्या लिखोगे आप? हाँ, कि मॉड ऑफ A इज 3 टाइम्स, 3 दिया ना, तो 3 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ B एक, और दूसरा कि डायरेक्शन ऑफ A इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B, डायरेक्शन ऑफ A इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B। ठीक है, हाँ लिखो व्हेन K इज इक्वल टू 0, हाँ वी गेट ए 0 वेक्टर, हाँ। तो स्केलर मल्टीपल को बहुत अच्छे से याद करो, क्योंकि स्केलर मल्टीपल का कंसेप्ट जो है ये हमको कोलिनियर प्रूफ करने के लिए जो है हमको यूज़ करना है। तो अलजेब्रा ऑफ वेक्टर में मैंने पहला पॉइंट आपको बताया, क्या बताया बोलो? स्केलर
स्केलर मल्टीपल। नाउ नेक्स्ट, एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। टाइम देख लो, 25 मिनट का होगा। एडिशन ऑफ वेक्टर। तो वेक्टर को हम, ये स्केलर तो है नहीं, ये कांस्टेंट तो है नहीं, ठीक है, तो इसलिए हम जो है ये वेक्टर्स को डायरेक्टली अलजबरा से, अलजबरा में जैसे हम जो है 2 और 3 को ऐड करके 5 बोल देते हैं, तो यहाँ पर हम वेक्टर्स में एडिशन नहीं कर सकते, क्योंकि वेक्टर में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होता है। क्या होता है बोलो? डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए हमको जो है 3 लॉज को पढ़ना है। तो पहला लॉ है लॉ ऑफ ट्रायंगल। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। आप ये पूरा लिखो, हम शॉर्टकट में लिखते हैं इसको। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल से शुरू करते हैं कि सपोज करो कि ये पॉइंट ए है, मैं इस पॉइंट से पॉइंट बी पर गया, फिर मैंने बी से पॉइंट सी पर गया। कहाँ गया बोलो? पॉइंट सी पर गया। तो अब मेरे को इनका एडिशन निकालना है। तो लॉ ऑफ ट्रायंगल क्या है कि एडिशन ऑफ 2 साइड्स ऑफ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, टेकन इन ऑर्डर। तो देखो कि ए बी की डायरेक्शन दिया मैंने, ये बी सी की भी डायरेक्शन दिया मैंने, ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब ये है कि दोनों वेक्टर ऑर्डर में है, ठीक है। तो देखो एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स इन ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। एडिशन ऑफ, बोलो, 2 वेक्टर्स इन ऑर्डर इज इक्वल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल। अब देखो कि ये थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड है, तो ये थर्ड साइड को हम जो नाम देंगे वो A to B देंगे, A to C देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे A B बार प्लस B C बार, करेक्ट। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो A B बार प्लस B C बार इज इक्वल टू A C बार, A C बार। तो दिस इज कॉल्ड, बोलो, दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। चलो एक आप लोग भी करके बताओ। हम जो है एक फिगर दे रहे हैं आपको, यह है P, यह है Q, करेक्ट, यह है R, ठीक है, ये और ये, ठीक है। तो बोलो ट्रायंगल लॉ क्या बना यहाँ पर? पी क्यू बार प्लस क्यू आर बार इज इक्वल टू पी आर बार, इज इक्वल टू पी आर बार। क्लियर? नंबर 2, पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यह है मुसल्लस का कानून, वेक्टर की जमा के लिए मुसल्लस का कानून, वेक्टर की जमा के लिए मुतवाज़िउल अज़ला का कानून। अब देखो इसको बहुत अच्छे से समझना है आपको, ठीक है, क्योंकि ये तो आप लिख ही लेंगे ए बी प्लस ए बी सी इज इक्वल टू ए सी। यहाँ पर थोड़ा अलग है, तो उसके लिए सपोज़ करो कि हमारे पास ये इसी को जो है हम फिगर बनाते हैं इसी का। अब क्या करें हमने कि ये 2 साइड थी, ये इसके पैरेलल में एक साइड ले लिया इधर, इसके पैरेलल में एक साइड ले लिया इधर, तो हमारा जो है क्या बन जाएगा, ये क्या एक पैरेलोग्राम बन जाएगा। अरे बना,
कहाँ बना? गलत पूरा बना नहीं ना अच्छे से। हाँ, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम, हो गया। अब देखो कि हम जो है क्या करने वाले, फर्स्ट सपोज कर लो ये पॉइंट क्या है, डी है, ये पॉइंट क्या है, डी। अब देखो पैरेललोग्राम लॉ बनाना है आपको, तो उसके लिए हम इसी लॉ का यूज़ करेंगे, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का। तो हमको जो है, हमको ये बताना है कि ये एक डायगोनल है। कहाँ गया डायगोनल? डायगोनल कहाँ है? रुको, फिगर को हम फिर से बनाते हैं पैरेललोग्राम लॉ का। कि सपोज करो कि एक पैरेललोग्राम बनाया मैंने, ये पैरेललोग्राम बनाया, करेक्ट। अब ये पैरेललोग्राम का नाम भी लिख दिया मैंने, ए बी सी और क्या, डी, ठीक है। अब हमको दो एडजेसेंट साइड का क्या मतलब होता कि ए डी इज एडजेसेंट टू बी सी और बी सी इज एडजेसेंट टू सी डी, ठीक है। तो पैरेललोग्राम के ये दो क्या हैं, एडजेसेंट साइड्स हैं, ठीक है। अगर ये एडजेसेंट साइड जो है ए डी, इसको मैंने डिनोट करा ए से, स्मॉल ए से, और ए बी इसको डिनोट करा मैंने स्मॉल बी से। कैसे? स्मॉल बी। अगर ये नहीं भी लिया आपने तो ऐसे रहने दो, ठीक है। तो अब बोलो कि ये पहली एडजेसेंट साइड है ए डी और दूसरी है ए बी। तो ए डी प्लस ए बी इज इक्वल टू द डायगोनल passes through the common point, diagonal passes through the common point A, ठीक है। तो इज इक्वल टू ए सी। दिस इज ए पैरेललोग्राम लॉ। तो क्या हुआ पैरेललोग्राम लॉ कि द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स, द सम ऑफ एडजेसेंट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इज इक्वल टू इट्स डायगोनल, इट्स इक्वल टू इट्स डायगोनल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा, बोलो क्या हो गया बच्चों, पैरेललोग्राम लॉ। हाँ, नंबर 3, लॉ ऑफ पॉलीगॉन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इसमें बस मैं एक ही सेंटेंस आपको समझा रहा हूँ कि भाई ये जो लॉ ऑफ पॉलीगॉन है ना, ये जो है अगर मतलब बहुत सारे पॉलीगॉन किसको बोलते हैं, सबसे पहले आपको तो मालूम ही होगा कि पॉलीगॉन का मतलब होता है कसीर ज़िलई। पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, कसीर ज़िलई, कि जिसमें ऐसा फिगर जिसमें 3, 4, 5 है ना, इतनी साइड्स हों, तो उसको बोला जाता है पॉलीगॉन। क्या बोला जाता है, पॉलीगॉन। तो ये पॉलीगॉन में अगर हमको वेक्टर एडिशन करना है, पॉलीगॉन में वेक्टर एडिशन करना है, तो हम क्या करेंगे कि लॉ ऑफ ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देंगे, लॉ ऑफ ट्राइंगल को एक्सटेंड कर देंगे। देखो अब एक्सटेंड कैसे करते हैं, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ कि सपोज कर लो कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, करेक्ट। अब अपन ने ये निकाले, तो बोलो ये क्या आया, जल्दी बोलो ये क्या आया, ये क्या आया, तो ये आया ए बी प्लस बी सी। अरे आया कि नहीं, ठीक है। अब मैंने एक वेक्टर और ले लिया, इसका नाम दे दिया डी, ठीक है। तो इसको मिलाया मैंने, अरे मिलाया, ठीक है। तो अब इसको मेरे को फाइंड करना है, तो क्या करूँगा मैं कि भाई ये ट्राइंगल में बात करूँगा, ये वाले ट्राइंगल में। तो ये वाले ट्राइंगल में क्या होगा, ए बी प्लस बी सी, इट इज़ ए बी प्लस बी सी, और ये क्या हो गया, सी डी इज इक्वल टू ए डी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, बोलो जल्दी, क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस हाँ प्लस ए डी, क्या है, सी डी, ठीक है। देखो आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या कर रहे हैं कि ट्राइंगल ला जो है उसको बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखो कि सपोज कर लो कि ये एक अपना ट्राइंगल बन गया है ना। अब ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है। ये वाले को तो मालूम है आप ए बी लिखेंगे, ये वाले को आप बी सी लिखेंगे, तो इसको क्या लिखेंगे, तो इसको ये दोनों का एडिशन लिखेंगे, तो ए बी प्लस बी सी लिख दिए। अब इसके बाद में सपोज करो कि एक और अपन ने पॉइंट ले लिया है, ठीक है। ये पॉइंट हो गया डी,
ठीक है। अब अपने को ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो ये वेक्टर फाइंड करने के लिए अब ये हो गया आपका ये और ये हो गया आपका ये। तो बोलो ये वेक्टर फाइंड करना है तो दिस वेक्टर इज सम ऑफ दिस एंड दिस, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी, ओके, ठीक है। अब एक और पॉइंट ले लिए हमने, ई ले लिए इसको, ठीक है। अब हमको ये वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये बोलो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ई डी डी ई इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू ए, ठीक है। और एक्सटेंड करें हमने, ये सब पॉलीगॉन बनते जा रहे हैं हमारे, ठीक है। तो फिर इसको हमने करें तो ये मिलेगा। तो इस तरीके से अगर आप बढ़ाते रहे तो आपको जो है, तो बस लॉ ऑफ पॉलीगॉन में सिर्फ इतना ही लिखना है आपको कि हम जो है पॉलीगॉन में एडिशन लॉ लगाने के लिए ट्राइंगल लॉ को एक्सटेंड कर सकते हैं, एक्सटेंड करके हम जो है ये लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। देखो अब मैंने इसको 20 से मिटा दिया पूरा, ये 20 से मिटा दिया मैंने, क्लियर, ठीक। अब ये फिगर हो गया, अरे फिगर हुआ ये, ठीक है। अब अपने को इसमें पॉलीगॉन लॉ लगाना है, तो शुरू करेंगे हम ए बी, बोलो बी सी प्लस सी डी प्लस डी ई प्लस ई एफ, करेक्ट, इज इक्वल टू ए ई एफ, क्लियर, ठीक है। तो आज का जो पहला लॉ ऑफ पॉलीगॉन, ठीक है, लिखो वी कैन एक्सटेंड ट्राइंगल लॉ ठीक है फॉर पॉलीगॉन, ठीक है। तो आज जो है हम यहीं पर अपने पहले लेक्चर को ख़त्म करते हैं, और याद रखो कि अब लेक्चर जो है वो डेली आएंगे और आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए जो है ज़्यादा वक्त नहीं रह गया है। इसके लिए जो है आपको हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, ठीक, ओके।